अच्छा, आज हमने लास्ट टाइम जहाँ से छोड़ा था उससे एक स्टेप हम आगे जाएंगे। तो बेसिक कंसेप्ट हम बन गए हैं, तो अब हम प्रॉपर अपने फोल्डर स्ट्रक्चर को भी फॉलो करेंगे ताकि हमें आदत हो जाएगी उस तरह काम हम किस तरह फोल्डर्स बना के करते हैं। अच्छा, हमने लास्ट टाइम जो फोल्डर बनाए थे उसमें एसेट्स का फोल्डर था जिसमें हम पिक्चर्स वगैरह रखा करेंगे। अब ये हम वाइट में कर रहे हैं या रेक्ट में कर रहे हैं, किसी भी प्रोजेक्ट में कर रहे हैं, तो हम ऑलमोस्ट सेम फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। एक तो मैंने बताया था आपको कि जितने भी फोल्डर्स एंड फाइल्स बनेंगी वो स्मॉल लेटर्स में होंगी, अनटिल अगर हमारे पास कोई रिएक्ट का कंपोनेंट है उसकी फाइल को सिर्फ हम कैपिटल रखेंगे, बाकी सारी फाइल जो है वो स्मॉल होगी और फोल्डर भी सारे स्मॉल लेटर्स में होंगे। कंपोनेंट्स में कंपोनेंट्स डिफाइन करेंगे। इस पर हमने काफ़ी डिस्कशन की हुई है कि किस किस चीज़ को हम कंपोनेंट बना सकते हैं। वो एक पूरा हमने कन्वर्ट किया था, उससे हमें आइडिया हो जाना चाहिए कि कौन कौन से कंपोनेंट हम बना सकते हैं। देन पेजेस के अंदर, यानी सबसे पहले हम अपनी एप्लीकेशन को पेजेस में डिवाइड करते हैं। उन पेजेस में जो भी रीयूजेबल कोड होता है उसको हम कंपोनेंट्स कंसिडर करते हैं और वो कंपोनेंट फिर पेजेस में कॉल होते हैं। और उसके बाद फिर अगर हमने राउटिंग करनी है तो हम फिर सोर्स के अंदर आगे फोल्डर बना के वहाँ पे हम एक्चुअली राउट्स जो है वो राउटिंग के फोल्डर में राउट्स रखते हैं। इसको हम राउटिंग भी बोलते हैं, समटाइम लोग इसको नेविगेशन भी बोलते हैं। इस तरह से हमारी जो फर्दर एप्लीकेशन जो है वो डिवाइड होती है। कुछ फोल्डर और भी हम बनाते हैं, जैसे कांस्टेंट के अंदर हम जितने भी एप्लीकेशन के कांस्टेंट्स हैं वो वहाँ डिफाइन करते हैं। एक यूटिल्स का फोल्डर बनता है जिसमें हम यूटिलिटीज़ रखते हैं। तो इस तरह हमारी एप्लीकेशन जब हम थोड़े बिग स्केल की बनाते हैं तो इस तरह उसके अंदर मल्टीपल फोल्डर स्ट्रक्चर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, हमने जो गोल अचीव करना है वो ये है कि हम प्रॉपर अपने पेजेस वगैरह बना के राउटिंग करके हम एप्लीकेशंस को जो है वो बनाएंगे। जब हमने लास्ट टाइम कन्वर्ट की थी हम्म, तो उसके अंदर जो सारी CSS थी वो हमने app.css वो इसलिए क्योंकि वो पहले से बना हुआ प्रोजेक्ट था, इसलिए हमने जितनी भी CSS थी वो app.js के अंदर वंस टाइम लिंक कर दी थी। लेकिन अगर हम नहीं बना रहे हैं कोई भी वेबसाइट तो टेक्निकली उसमें हम हर पेज की CSS लैदा कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप देख रहे हैं तो पेजेस में हमने फोल्डर बनाए हैं, इसलिए जैसे अबाउट है तो इसकी हम लैदा बना सकते हैं about.css और वो about.js में ही लिंक कर देंगे उसको। तो नॉर्मली हम इस तरह से करते हैं, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं अगर आपने इससे बचना है तो हम सोर्स के अंदर एक फोल्डर बना सकते हैं स्टाइल्स का ऐसे, और उसमें हर एक लैदा फाइल बना सकते हैं, जैसे home.css about.css, इस तरह वो फिर सारे स्टाइल एक स्टाइल्स फोल्डर में हो सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन अच्छे हैं। लेट्स सपोज अगर आपको कंपोनेंट बना रहे जैसे बटन, तो उसकी CSS करनी है तो आप यहीं पे बना लें button.css, उसको बटन के साथ लिंक कर दें। वर्सेस आप जो हमने रूट पे बनाया है सोर्स के अंदर स्टाइल, उसके अंदर भी बना सकते हैं। अगर आपने कंपोनेंट की CSS लिखनी है उसका ऐसा भी कर सकते हैं, कंपोनेंट्स का फोल्डर बना दें जैसे कंपोनेंट्स, और उसके अंदर कंपोनेंट्स की CSS के फाइल्स बनाते जाएं। तो ऐसे एक सेपरेट फाइल बना के कर लें, फोल्डर बना के कर लें, या जो भी फोल्डर आप बना रहे हैं पेज का या कंपोनेंट का उसी के अंदर भी आप उसकी सेपरेट CSS की फाइल बना के CSS कर सकते हैं। क्योंकि वो हमारे पास पूरा बना बनाया प्रोजेक्ट था तो हमें CSS सारी सेपरेट करनी पड़नी थी, तो टाइम कंज्यूमिंग होना था, इसलिए मैंने क्या किया एक ही दफ़ा CSS लोड कर दी। एक भी फाइल में सारी एप्लीकेशन की हो सकती है, लेकिन ज़्यादा बेहतर स्ट्रेटजी ये होती है कि हम हर कंपोनेंट की हर पेज की लैदा CSS बनाएं। उसका फ़ायदा ये होगा जल्दी से नेविगेट कर, जैसे मुझे अबाउट में कुछ चेंज करना है तो मैं Ctrl+P करूँगा, about.css लिखूँगा तो मुझे वो फाइल आ जाएगी। क्योंकि अब हमारे पास प्रोजेक्ट छोटा है तो हम जल्दी से नेविगेट कर पा रहे हैं, तो नेविगेट करना प्रोजेक्ट में भी ये भी एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। अज्यूम करो हमारे पास 1000 फाइल्स हैं एक प्रोजेक्ट में, तो ये एक ऑब्वियस यानी एक नॉर्मल वेटेज एप्लीकेशन के अंदर 1000 फाइल्स होना कोई बड़ी बात नहीं है। अब 1000 फाइल के अंदर नेविगेट तो नहीं कर सकते ना, नेविगेट करना मुश्किल है, तो हम फिर डेवलपमेंट कैसे करते हैं उसमें हम ज़्यादातर ये Ctrl+P को यूज़ करते हैं। Ctrl+P ये ड्रॉप डाउन आ जाता है, उसमें हम इसीलिए हम कह रहे थे कि जो नेमिंग है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक एप्लीकेशन में काम कर रहा हूँ मैंने उसके फूटर में काम करना है, तो मेरी एजम्पशन ये होगी कि मैं Ctrl+P दबाऊँ फूटर दबाऊँ तो कोई फाइल आनी चाहिए। मैंने कंट्रोल दिया क्या फूटर लिखा है, साथ ही मैंने इंटर हिट किया, मैं उस फाइल में चला गया, अब मैं उसमें चेंजेस कर सकता हूँ। अगर आपने अच्छा काम नहीं किया हुआ और आपने सब कुछ मिक्स किया हुआ है, आपकी प्रॉपर फाइल्स नहीं है,
तो फिर मुझे फर्स्ट टाइम अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा खासा खपना पड़ेगा। तो एक प्रोजेक्ट में अच्छा कोड ना हो तो उसमें सेट होने के लिए 2-3-4 महीने लग जाते हैं। अगर आपका अच्छा कोड हुआ है, आपने सारे स्टैंडर्ड फॉलो किए हुए हैं, तो अब हर डेवलपर को स्टैंडर्ड्स का पता होता है। जो सीनियर डेवलपर्स होते हैं ना, तो उनको स्टैंडर्ड्स का पता है। जब उनको स्टैंडर्ड का पता है तो वो सारे स्टैंडर्ड फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अगर उनको मिलते हैं तो फिर प्रोजेक्ट में जल्दी इन हो सकता है बंदा। जो कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उसके अंदर एडजस्ट होने में भी टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आप राइट अवे कोड करना जाके शुरू कर देते हो। अज्यूम करो हम फेसबुक में हमारी जॉब हो जाती है। अब फेसबुक का कोड कितना बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, उसके अंदर बहुत सारी फाइल्स होंगी, चीजें होंगी। अब राइट अवे जाके तो नहीं उसमें काम करना शुरू कर देंगे, आपको पूरे इकोसिस्टम में एडजस्ट होने के लिए अच्छा खासा टाइम लगेगा। हाँ, अगर उन्होंने स्टैंडर्ड फॉलो किए हैं, नेमिंग अच्छी है, चीजें अच्छी हैं। अज्यूम करो अगर हमने कोई पोस्ट के अंदर पोस्ट या कोई कमेंट को चेंज करना है, तो अगर मैं कंट्रोल पी करके कमेंट लिखता हूँ, मुझे कोई चीज उसकी मिलती है, तो मैं जल्दी उसके क्लोज चला जाऊंगा अपनी प्रॉब्लम और उसमें मैं चेंजेस करना शुरू कर दूंगा। लेकिन अगर मुझे वो सर्चेज में यही चीजें आती हैं तो फिर मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा प्रोजेक्ट में इन्वेस्टिगेट करने में, फाइलों को मैनुअली रीड करने में। अज्यूम करो अगर मुझे होम.js में एडिट करना था, अब इस सारी CSS एक फाइल में, अब फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, होम की कोई मुझे स्टाइलिंग चेंज करनी है। अगर मुझे home.css मिल जाती है तो मैं लिखूंगा home.css, वो मुझे अगर मिल जाती है तो मैं सीधा उसमें जाके उसकी स्टाइल चेंज करना शुरू कर दूंगा। वर्सेस अगर एक ही फाइल में हो तो मुझे फिर पहले होम की फाइल में जाना पड़ेगा, JS पे, फिर मैं उसकी यहाँ पे कोई क्लास लिखी हुई उसका नाम उठाऊंगा, फिर मैं मेन फाइल में जाऊंगा, वहाँ सर्चेज करूंगा, तो मेरा ज़्यादा टाइम ज़ाया होगा। तो इसलिए हम स्टैंडर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करने की कोशिश करते हैं ताकि कोड करना किसी भी डेवलपर के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो। यानी कोई ऐसे इंजीनियर डेवलपर्स होते हैं जो कम टाइम में जल्दी ऊपर प्रमोट हो जाते हैं। उसकी रीज़न ये होती है वो अच्छा क्वालिटी कोड लिखते हैं। कुछ लोग जो हैं वो सीनियर होने में बहुत टाइम लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि सीनियर आप तभी हो सकते हैं अगर आपको 5 ईयर का एक्सपीरियंस है। किसी को 1 साल का एक्सपीरियंस भी है, वो भी सीनियर इंजीनियर हो सकता है। लेकिन उसका रूल क्या है कि अगर आप अच्छा काम करते हो, अच्छे काम में क्वालिटी है, क्वालिटी का मतलब ये है आपने सारे स्टैंडर्ड फॉलो किए हुए हैं। इसीलिए मैं वो स्टैंडर्ड आपको गाइड कर रहा हूँ। अगर आप अभी से सीखते हुए उनको फॉलो करते हो ना, जैसे अगर हम अभी आपकी असाइनमेंट में चेक करनी शुरू करूँ, आप में से 90% लोगों ने फोल्डर के नाम बड़े रखे होंगे, हालांकि मैंने आपको बहुत दफा कहा छोटे रखने, लेकिन आप नहीं फॉलो कर रहे। आपको मैं कहूँगा फाइल्स का नाम छोटा रखना, आपने फिर बड़ा रखा होगा। आपको कहूँगा कंपोनेंट का नाम ऐसे रखना, आपने फिर गलत किया होगा। क्यों? क्योंकि आप गलतियों से कर करके सीखोगे। और अभी चूंकि ड्यूरिंग दी कोर्स में आपको गाइड नहीं कर सकता देख देख के, तो आप वो गलतियां परसिस्ट करते जाओगे। फिर जब आप कहीं पे जाके काम करोगे किसी क्लाइंट के लिए, किसी कंपनी में, फिर वो आपको मिस्टेक बताना शुरू करेंगे, फिर आप ऐसा ऐसा सीनियर बनोगे। क्योंकि आप जितनी मिस्टेक सीखते जाओगे फिर आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, अपनी गलतियां करोगे, जब बार बार कोई बताएगा फिर आपकी करेक्शन होती जाएगी। लेकिन अगर आप खुद सोचोगे, अगर आप ड्यूरिंग कोर्स ही अपने आप को इतना एक्टिव करोगे, जो बात में कह रहा हूँ उसको बार बार फोकस करो, तो उससे फायदा क्या होगा कि आपके अंदर क्वालिटी जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। यानी काम सब कर लेंगे, असाइनमेंट सब बनाएंगे, लेकिन सबकी असाइनमेंट क्वालिटी नहीं होगी उसमें। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारे रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किए होंगे। तो वो हमें एक्चुअली गेन करना है, ताकि हम जब डेवलपमेंट सीख रहे हैं तो हमें उस पर फोकस करना है बार बार। समझ आ रही है बात? तो इसलिए फोल्डर बनाना प्रॉपर का मतलब, लेट्स सपोज अगर किसी ने एक पेज बनाया, उसके कंपोनेंट ही नहीं बनाए, कोड डुप्लीकेट कर दिया, तो मैं क्या कहूँगा देख के कि आपको बताया गया कि कंपोनेंट बनाने, लेकिन आपने नहीं बनाए, इसका मतलब आपने क्वालिटी कोड नहीं किया। आपको बताया कि CSS फाइल सेपरेट बनानी है, आपने नहीं बनाई। आपको बताया नाम ऐसे होना चाहिए, आपने नहीं रखा। आपको बताया फाइल नेम ऐसे होना चाहिए, आप उसमें कोड होम का कर रहे हैं, फाइल का नाम कॉन्टैक्ट रखा हुआ है। अब मैं होम को ढूंढते ढूंढते मुझे 1-2 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि वो फाइलों के नाम ही सही नहीं रखे हुए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं। लेकिन स्टिल जब हम प्रोजेक्ट्स में जाते हैं, जब हम एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, तो हमें इस तरह की मिस्टेक्स नज़र आती हैं उसकी, और वो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है, प्रोजेक्ट में जूनियर इंजीनियर, इंटर्न्स, हाई सीनियर इंजीनियर सारे काम कर रहे होते हैं, तो वो कुछ ना कुछ मिस्टेक जो है उसके अंदर होती हैं, जिससे फिर टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। लेकिन अगर एक हाथ से कोड हुआ हुआ है तो उसमें ज़्यादा अच्छी हमें आसानी मिल जाती है। आल्सो हमें अब ये करना है कि जब भी हम कोड करें, जो मैं बातें बता रहा हूँ उसको बार बार आपने समझना है और उसको एक वैल्यू करना है। आपको एक असाइनमेंट बनाने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आपने ज़्यादा टाइम लगाना है। मतलब लेट्स सपोज अगर एक दिन में एक पेज डिज़ाइन हो रहा है, आपने 2 दिन लगाने,
लेकिन जो बातें मैंने की हैं वो उसको फॉलो करना है। जब तक आप नहीं करोगे आप अच्छे डेवलपर नहीं बनोगे, अच्छे इंजीनियर नहीं बनोगे। तो अच्छा डेवलपर बनने के लिए, अच्छा इंजीनियर बनने के लिए रूल्स एंड स्टैंडर्ड को फॉलो करना इंतहाई ज़रूरी है। अब इतना अभी तक हमने सीख लिया, उससे हम पूरा प्रोजेक्ट बना सकते हैं, लेकिन अभी तक आपको स्टैंडर्ड्स नहीं पता है। अभी हम जितना आगे सीखेंगे वो सारे स्टैंडर्ड्स की बातें होंगी कि ये चीज़ ऐसे करनी है, ये चीज़ ऐसे नहीं करनी, इसको इस तरह रखना, इस तरह रखना, सही है? तो हम उसको फॉलो करेंगे। अच्छा, अब हमने या तो हम ये करें कि जो पहले हमने प्रोजेक्ट किया है उसी में मूव कर जाएं जिसमें राउटिंग पे है, या इसमें दोबारा लगा लें, क्या सही है? रिएक्ट वाले में या वाइट वाले में शायद हमने कुछ किया था, उसी में कर लें, या इसी में प्रॉपर दोबारा राउटिंग वगैरह सेटअप कर लें? इसी में कर लेते हैं। हमने बनाया था एक प्रोजेक्ट, तो वाइट करके था ना शायद, इसमें एक ऐप हमने बनाई हुई है, उसी में चीज़ें बाकी भी ऐड करते जाते हैं। अच्छा, एसेट कंपोनेंट कांस्टेंट, जिसमें हमने एक कांस्टेंट वैल्यूज रखी थी। एसेट में पेजेस राउटिंग के अंदर हमने राउटिंग डिफाइन की थी। इसी तरह हमारे पास फोल्डर है यूटिल्स का, जिसमें छोटी छोटी हम यूटिलिटीज रखते हैं। जिस तरह अगर किसी ईमेल की वैलिडेशन आपने चेक करना, वैसे तो ईमेल की वैलिडेशन का कोड करने की जरूरत नहीं है, हमने यप पढ़ लिया ना, तो यप यूज करके डॉट ईमेल का फंक्शन कॉल कर दें तो वो खुद से चेक कर लेता है कि ये ईमेल वैलिड है या इनवैलिड है, जो कल हमने देखा था। उसके अलावा लेकिन अगर फर्दर आपको कोई यूटिलिटी बनानी पड़ जाती है तो हम यूटिल्स के फोल्डर में वो बनाएंगे। अच्छा, जो मेन आज का हमारा मेन काम है वो ये है कि हम एक एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, लेकिन उसका जो कोड है यानी उसका जो डाटा है वो ऑलरेडी मतलब एपीआई उसकी बनी हुई है। तो मैं एक एप्लीकेशन ड्रा करता हूँ यहाँ पे कि जब हम एक्चुअल में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करेंगे तो हमारे पास क्या तरीकाकार होगा। देखो, हमारी एप्लीकेशन के अंदर 3 मेजर मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है, 3 मेजर मॉड्यूल होते हैं। एक मॉड्यूल उसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड, एप्लीकेशन का फ्रंट एंड, क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन का फ्रंट एंड। अच्छा, वो फ्रंट एंड अभी हम बना रहे हैं, जो हम रिएक्ट में एक्चुअली कोड कर रहे हैं ना, वो एप्लीकेशन का फ्रंट एंड बना रहे हैं। अब एक एप्लीकेशन का जो फ्रंट एंड है वो उसके अंदर 2 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? 2 हिस्से होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताए हुए हैं। कौन कौन से? एक फ्रंट एंड के पार्ट के अंदर 2 चीजें होती हैं, कौन कौन सी? एक यूआई डिजाइन और दूसरा उसके अंदर होता है जिसको हम फंक्शनैलिटी बोलते हैं, या एपीआई इंप्लीमेंटेशन भी बोलते हैं इसको। एपीआई इंप्लीमेंटेशन, या दूसरे लफ्जों में इसको क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी। यानी जब बटन पे क्लिक होगा तो क्या होगा, इस तरह की कुछ चीजें उसके अंदर जो है वो होती हैं। अच्छा, अब यूआई डिजाइन नॉर्मली हमने करके देखे। हम कहां से यूआई डिजाइन करते हैं? यूआई किस तरह से डिजाइन कहां से करते हैं? फिग्मा से। यानी फिग्मा हमें मिलता है तो हम उसकी यूआई डिजाइन कर लेते हैं। अब यूआई डिजाइन होने के बाद फ्रंट एंड में दूसरा पार्ट कौन सा रह जाता है? एपीआई की इंप्लीमेंटेशन। एपीआई की क्या रहती है? तो इन दोनों पार्ट को मिला दें तो हमारे पास क्या बन जाता है? हमारे पास फ्रंट एंड बन जाता है। तो इन दोनों को हमने सम करना है, तो जो चीज हमारे पास बनती है वो क्या आ जाता है? एप्लीकेशन का फ्रंट एंड आ जाता है। तो इससे हमारा एप्लीकेशन का जो है वो फ्रंट एंड बन जाता है, ठीक है। तो यानी अभी हमने यूआई का डिजाइन बनाने के लिए हमें कंपोनेंट्स बनाने पड़ते हैं, पेजेस बनाने पड़ेंगे, राउटिंग करनी पड़ेगी। अभी तक हमने डिजाइन वाला ही काम किया ना, तो डिजाइन वाले काम में ये हमें फोल्डर स्ट्रक्चर हमने फॉलो किया। कंपोनेंट्स है, डिजाइन में इमेजेस वगैरह भी होंगी, वो एसेट में सेव हो जाएंगी। डिजाइन बना रहे हैं तो उसमें कंपोनेंट्स बनेंगे, वो कंपोनेंट्स में आ जाएंगे। डिजाइन बना रहे हैं तो उसमें कोई कांस्टेंट डाटा रखना पड़ेगा तो कांस्टेंट में आ जाएगा। राउटिंग है तो राउटिंग में आ जाएगी, क्योंकि एक डिजाइन में भी तो मल्टीपल पेजेस होंगे, लेकिन वो पेजेस पे जो फंक्शनैलिटी है, लाइक कॉन्टैक्ट का पेज है, उसका फॉर्म फिल होकर कुछ हो नहीं रहा, लेकिन फॉर्म डिजाइन तो है बना हुआ, उसका प्रॉपर हमें राउटिंग करनी पड़ेगी, यानी होम पेज से कॉन्टैक्ट पेज में जाना है। तो जितना अभी तक हमने फोल्डर स्ट्रक्चर या काम किया है वो सारे का सारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है?
यूआई डिजाइन को, जो कि हमारी फ्रंट एंड का पार्ट है। दूसरा पार्ट कौन सा है? एपीआई इम्प्लीमेंटेशन, या उसको हम फ्रंट फंक्शनैलिटी भी बोलते हैं। यानी अगर आपने एक कॉन्टैक्ट का फॉर्म बनाया तो उसमें डाटा फिल करके सबमिट पे क्लिक करके उसकी फंक्शनैलिटी को हमें चलाना है, किसी बटन पे क्लिक करना है, किसी बटन पे क्लिक नहीं करना है, तो इस तरह के एक्चुअली हमने काम करने हैं। तो अब वो हमारी एप्लीकेशन का जो है वो फ्रंट एंड कहलाएगा। इतनी बात समझ आ गई आपको? अच्छा, अब इससे नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या आएगा, जब ये एपीआई का आज हमारा फोकस है कि ये एपीआई इम्प्लीमेंटेशन, या इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर हम आते हैं एक्चुअली। लेकिन ये दोनों चीजें करें तो हमारा फ्रंट एंड बनता है। फिर हमारे सॉफ्टवेयर में एक और बहुत बड़ा लेयर होती है जिसको हम बैकएंड लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैकएंड लेयर बोलते हैं। अच्छा, एक ये लेयर हमारी बन गई, एक फ्रंट एंड की लेयर बन गई और दूसरी बैकएंड की लेयर बन गई। अच्छा, अब ये जो बैकएंड की लेयर है ये करती क्या है, उसके ऊपर हम अभी आएंगे। और एक और थर्ड लेयर बन जाती है जिसको हम डेटाबेस लेयर बोलते हैं। नॉर्मली क्या बोलते हैं? डेटाबेस लेयर बोलते हैं। ठीक है, हमारी एप्लीकेशन नॉर्मली जितनी भी अभी तक एप्लीकेशन जो मार्केट में चल रही है, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, कोई भी, वो ज्यादातर इस 3 लेयर आर्किटेक्चर पे चल रही होती है। इसमें फ्रंट एंड होता है एप्लीकेशन का। फ्रंट एंड में 2 पार्ट हैं मैंने बताया, एक यूआई डिजाइन, दूसरा एपीआई प्ले। अच्छा, एपीआई इंप्लीमेंटेशन की डेफिनेशन ये है, जब हम अपने फ्रंट एंड को बैक एंड से जोड़ते हैं ना, ये जो एक फ्रंट एंड को बैक एंड से जोड़ना है, ये एक्चुअली क्या कहलाता है? ये एक्चुअली हमारा एपीआई इंप्लीमेंटेशन कहलाता है। यानी फ्रंट एंड का बैक एंड से जोड़ना, उसको हम क्या बोलते हैं? एपीआई इंप्लीमेंटेशन। तो ये पार्ट भी, यानी हम फ्रंट एंड से ही बैक एंड को जोड़ेंगे, तो ये पार्ट भी इसलिए हमने किस में जमा किया है? फ्रंट एंड की एप्लीकेशन के फ्रंट एंड पार्ट में जमा किया है। अच्छा, अब जब हमने फ्रंट एंड को बैक एंड से जोड़ना है तो हमें एपीआई की इंप्लीमेंटेशन करनी है। अब ये हम यहाँ पे सिर्फ इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जब हम बनाएंगे वो कहां पे बनाएंगे? बैक एंड में। बात समझ आई या नहीं आई? यानी एक एप्लीकेशन की, समझो एक फंक्शन है, वो बनाना और चीज होती है और उस फंक्शन को कॉल करना और चीज होती है। जब हम बैकएंड लिखते हैं तो समझो हम फंक्शन बनाते हैं, और जब फ्रंट एंड बैकएंड को कॉल करते हैं समझो उस फंक्शन को क्या करता है? कॉल करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एपीआई इंप्लीमेंटेशन। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? कि हम जब बैकएंड पे कोड कर रहे होते हैं तो हम एपीआई बना रहे होते हैं, जब फ्रंट एंड से हम उसको कॉल कर रहे हैं तो समझो फ्रंट एंड से हम एपीआई को कॉल कर रहे हैं या इंटीग्रेट कर रहे हैं। सही हो गया? तो ये दोनों हिस्से हमारे फ्रंट एंड में आ जाते हैं। ये फिर हमारे पास एक बैकएंड का हिस्सा आ जाता है, दूसरी लेयर। यानी फ्रंट एंड बैकएंड को कॉल करता है, फिर बैकएंड जो है वो डेटाबेस को कॉल करता है। ठीक है, अब ये जो फ्रंट एंड बैकएंड को कॉल करता है, इसमें एक्चुअली होता क्या है वो भी हमने समझना है, और फिर जब बैकएंड डेटाबेस से बात करता है तो उसमें क्या होता है ये भी समझना है। अच्छा, इस सारे फ्लो को हम बोलते हैं रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। यानी फ्रंट एंड बैकएंड को रिक्वेस्ट करता है, और बैकएंड जब उस रिक्वेस्ट को फुलफिल कर लेता है, मान लेता है, तो फिर वो हमें क्या देता है? रिस्पॉन्स देता है। वो हमें क्या देता है? रिस्पॉन्स देता है। तो ये हमारा नीचे वाला क्या कहलाएगा? रिक्वेस्ट, और ऊपर वाला क्या कहलाएगा? रिस्पॉन्स। ये हमारा रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स आ गया। अच्छा, ये जिस प्रोटोकॉल पे चल रहे होते हैं उसको हम नॉर्मली, उस प्रोटोकॉल को हम क्या बोलते हैं? HTTP प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं? HTTP प्रोटोकॉल। अच्छा, अब ये जो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स है ना, इसके अंदर जो कन्वर्सेशन होती है और जो डाटा की शेयरिंग होती है वो जेसन फॉर्मेट में होती है। किस फॉर्मेट में होती है? जेसन फॉर्मेट में। जेसन क्या होता है? की पेयर वैल्यू, की वैल्यू जो ऑब्जेक्ट होता है ना, जावास्क्रिप्ट में जो ऑब्जेक्ट है उसको हम जेसन भी बोलते हैं। वो मैंने आपको शायद पहले भी गाइड किया वैसे। तो ये इनकी, यानी जब रिक्वेस्ट जाती है और रिस्पॉन्स आता है, तो ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का जो फंडा है, इसके अंदर हम रिक्वेस्ट जाने का मतलब है डाटा जाता है, और रिस्पॉन्स आने का मतलब है डाटा आता है। और जो डाटा का फॉर्मेट होता है वो क्या होता है? जेसन फॉर्मेट होता है। अगर डाटा का फॉर्मेट जेसन होता है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में, उसको हम दूसरे लफ्जों में रेस्ट एपीआई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेस्ट एपीआई। समझ आ जाएगी या नहीं? यानी एक फ्रंट एंड जब बैकएंड को रिक्वेस्ट करता है वो HTTP प्रोटोकॉल यूज करता है,
और जब वो डाटा की शेयरिंग करता है वो जेसन बेस करता है, और जब बैक एंड डाटा फ्रंट एंड को देता है वो भी किस फॉर्मेट में होता है, जेसन फॉर्मेट में। अगर डाटा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में जेसन फॉर्मेट में हो उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्ट एपीआई। क्या बोलते हैं, रेस्ट एपीआई। समझ आई बात क्या नहीं आई? और हमारी जो एप्लीकेशन होती है उसमें हम डाटा हमेशा जेसन फॉर्मेट में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हम कर रहे होते हैं। तो हमारी जो फ्रंट एंड यूआई हम बनाते हैं उसकी जितनी भी फंक्शनैलिटी है वो समझो एपीआई को इंप्लीमेंट कर रही होती है, और वो जो एपीआई इंप्लीमेंट हो रही होती है उसमें वो सारा डाटा किस फॉर्मेट में शेयर हो रहा होता है, जेसन फॉर्मेट में, और वो उसको हम क्या बोलेंगे फिर, रेस्ट एपीआई बोलेंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि ये जो फ्रंट एंड है उसमें हम सारा कोड लिख पा रहे हैं तो हम बैक एंड क्यों बनाते हैं और डेटाबेस क्यों बनाते हैं? इस पे हम ज्यादा डिटेल में तो बाद में जाएंगे, लेकिन इसकी जो माइनर इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि जो हमारी एप्लीकेशन है, जो उसका फ्रंट एंड पार्ट होता है ना, वो हमेशा यूजर की डिवाइस में होता है। यानी ये मेरा लैपटॉप है, जब हम फेसबुक ओपन करते हैं तो जो उसका फ्रंट एंड व्यू है ना, वो उसका जो कोड चल रहा होता है वो किस सिस्टम में चल रहा होगा, मेरे लैपटॉप में चल रहा होगा। ऐसे ही अब जब ये मेरे लैपटॉप मेरे ब्राउजर में चल रहा है, उसके सारे कोड की एक्सेस भी मेरे पास होती है। नहीं समझ आई? एक एप्लीकेशन हम सर्च करते हैं, एक वेबसाइट हम खोलते हैं, जो चीजें मुझे फ्रंट पे नजर आ रही हैं, जैसे अगर मैं अपनी वेबसाइट खोलता हूँ, ये हमने खोला, अब जो भी चीजें मुझे फ्रंट एंड पे नजर आ रही हैं, इसका जो कोड है ना, कोड ये सारा मुझे फ्रंट एंड मेरी डिवाइस के अंदर भी मुझे नजर आ रहा है कि क्या कोड मैंने किया हो। तो इसका मतलब है जो फ्रंट एंड एप्लीकेशन का होता है वो यूजर की डिवाइस में होता है। अब जो यूजर की डिवाइस है उसमें जो कोड चलता है वो यूजर देख सकता है उसको। ऐसे ही अगर हम अपने बिजनेस की सारी लॉजिक फ्रंट एंड में लिख देंगे तो होगा ये कि जो फ्रंट एंड का यानी जो यूजर है वो सारा कोड भी उसका देख पाएगा। लेकिन कुछ ऐसा कोड हमने करना होता है जिसको हमने सिक्योर रखना होता है, जिसको यूजर को दिखाना नहीं होता सिक्योरिटी पर्पस के लिए। जैसे अब एक बैंकिंग एप्लीकेशन है, हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डाटा पेमेंट ट्रांसफर करते हैं। अब उसका कोड अगर हम फ्रंट एंड पे रखते हैं तो उसमें कोई छेड़खानी करके अमाउंट ज्यादा ट्रांसफर कर दे, क्योंकि कोड तो सारा यूजर की डिवाइस में है। तो इसलिए हमें कुछ ऐसा कोड लिखना होता है जो हम चाहते हैं कि यूजर की डिवाइस में ना जाए। अब बैकएंड का ऐसा कोड होता है जो यूजर की डिवाइस में नहीं जाता। उससे अगर हमने बैकएंड के कोड को चलाना है तो वो फ्रंट एंड के थ्रू चलाएंगे, लेकिन वो चलाने का मेथड क्या है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। अब रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में जो डाटा की शेयरिंग है वो बस जेसन बेस होगी, लेकिन जो हमने फंक्शन लिखे हुए हैं, जो एक्चुअल कोड लिखा हुआ है, जो इफ कंडीशन लगाई है, जो फॉर लूप लगाए हुए हैं, वो कहां पे लगाए हैं, बैकएंड के अंदर। लेकिन वो बैकएंड का कोड फ्रंट एंड पे नहीं आता, जिससे भी सिक्योरिटी क्या होती है, इनहांस हो जाती है। समझ आई या नहीं आई? यानी बैकएंड का कोड हम फ्रंट एंड पे नहीं, जिस भी बंदे ने बैकएंड का कोड लिखा हुआ है ना, उसको हम फ्रंट एंड पे एक्सेस नहीं कर सकते। अब हम उसको कॉल कैसे करते हैं, उसके लिए वो हमें इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं। उस डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है कि आप ये वाला एक फंक्शन प्रोडक्ट है उसको चलाना है तो आप उस पर रिक्वेस्ट कर सकते हो और रिस्पॉन्स ले सकते हो। बस इतनी इंफॉर्मेशन समझो, जिस तरह इसने बताई है ना यहाँ पे इंफॉर्मेशन, इस तरह वो बस इंफॉर्मेशन हमें बताता है। ये नहीं बताता कि एक्चुअली जब रिक्वेस्ट जाएगी, डाटा जाएगा, उसके पीछे क्या कोड चलेगा और फिर मुझे रिस्पॉन्स आएगा। वो वाली चीज हमारे लिए क्या होती है, हिडन होती है, उसको हम देख नहीं सकते, ना ही अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने क्या कोड लिखा होगा। तो इसलिए हमें बैकएंड एप्लीकेशन का बनाना जरूरी होता है। अब और जो डेटाबेस है वो हम डेटाबेस को फ्रंट एंड से भी डायरेक्टली सिंक कर सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम ये काम नहीं करते। क्योंकि देखो डेटाबेस में मेरा, जैसे बैंक की एग्जांपल लेते हैं, तो मेरे अकाउंट में एक बैलेंस पड़ा है। अब फ्रंट एंड की तो एक्सेस अगर डेटाबेस से डायरेक्ट कर देंगे तो डेटाबेस की एक्सेस मेरे हाथ में आ जाएगी। जब मेरे हाथ में उसकी एक्सेस आ गई तो क्या होगा ये कि मैं उसकी डेटाबेस की वैल्यू यानी डाटा चेंज कर दूंगा, तो उससे भी सिक्योरिटी जो है वो लूज होगी। अब चूंकि बैकएंड का कोड मेरे एक्सेस में नहीं है, अगर वो डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है तो फिर इशू नहीं बनेगा, फिर इशू क्या होगा, नहीं होगा। समझ आई बात? तो इसलिए हम डेटाबेस की एक्सेस ओनली किसको देते हैं,
बैकएंड को, और बैकएंड फ्रंट एंड बैकएंड से बात कैसे करता है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के अंदर। अच्छा, अब इसके अलावा भी एक और हमारे पास आर्किटेक्चर होता है जिसमें क्या होता है कि सर्वर, ये जो बैकएंड है ना, इसका कोड हमें लिखना पड़ता है। अच्छा, इस बैकएंड को हम नॉर्मल ज़बान में सर्वर भी बोलते हैं, सर्वर का कोड हमें लिखना पड़ता है। जिस तरह फ्रंट एंड है ना, इस तरह इसको सर्वर भी बोलते हैं। तो सर्वर का कोड हमें लिखना पड़ता है ना। कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म भी हैं जो सर्वर का यानी बैकएंड का कोड हाल से हमें लिख के देते हैं, जिसको हम सर्वरलेस टेक्नोलॉजी बोलते हैं, सर्वरलेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम फ्रंट एंड डायरेक्टली सर्वरलेस टेक्नोलॉजी से बात करते हैं, वो फिर डेटाबेस से बात करती है। अब इसमें फायदा क्या होता है कि जो बैकएंड हमने बनाना था वो बैकएंड हमें बना बनाया मिल जाता है, क्योंकि बैकएंड, एक हम फ्रंट एंड की एप्लीकेशन बना रहे हैं तो बैकएंड की एप्लीकेशन बनाने के लिए भी क्या होगा, टाइम लगेगा। तो अगर एक बैकएंड की एप्लीकेशन हमें बनी बनाई मिल जाती है तो उससे फायदा क्या होगा कि हमारा टाइम सेव हो जाएगा। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, यानी अगर हम अपना सर्वर बनाते हैं तो उसको सर्वर फुल एप्लीकेशन बोल देंगे। अगर हम बनी बनाया सर्वर मिल जाता है यानी बैकएंड का कोड मिल जाता है तो उसको हम बोल देंगे सर्वरलेस एप्लीकेशन या टेक्नोलॉजी। समझ आ गई बात। अब ये वाला पाथ लग गया, ये वाला पाथ अलग है। अगर हम इस वाले पाथ में जाते हैं तो हमें बैकएंड पे एपीआई बनानी पड़ती है, यानी बैकएंड पे कुछ फंक्शन लिखने पड़ते हैं जो हम फ्रंट एंड से कॉल करेंगे। तो इस तरह की एपीआई समझो, अब हो सकता है ना किसी ने पहले से वो एपीआई बना के दे दी है। अच्छा, वो एपीआई एक कोई मतलब समझो किसी पर्सन ने खुद से एक टेस्टिंग पर्पस के लिए कुछ एपीआई जो है हमें बना के दे दी। समझो उसने ये बैकएंड का कोड लिख दिया, ये डेटाबेस का कोड लिख के सारा कोड करके हमें एपीआई बना के दे दिए। अच्छा, फ्यूचर में हम ये अपनी खुद से बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए चूंकि हम लर्न कर रहे हैं तो मैं ये चाहता हूं कि आपको ये समझ आ जाए कि अगर एपीआई बनी हुई है, देखो यहां तक अगर काम हुआ हुआ है तो, और फ्रंट एंड का डिजाइन भी हमने बना लिया है, अगला काम क्या रह जाएगा, एपीआई इंप्लीमेंट करना। तो ये भी मैं चाहता हूं कि आप लोग पहले से सीख जाएं एपीआई बनाने से पहले। अज्यूम करो कि हम कल को हम भी ऐसी एपीआई बना लेंगे, तो अगर एपीआई बन गई तो उसको फ्रंट एंड से कैसे लिंक करना है, ये बात तो आपको सीखनी पड़ेगी या नहीं, सीखनी पड़ेगी ना। यानी एक एपीआई है वो पहले से बन गई है, अब उस एपीआई को आपने फ्रंट एंड से लिंक करना है, तो ये बात तो आपको सीखनी पड़ेगी। जिस तरह आपने डिजाइन को समझा है इस तरह आपको एपीआई को इंप्लीमेंटेशन भी करके सीखना पड़ेगा। अब एक रास्ता हमारे पास क्या था कि हम बैकएंड की एपीआई बनानी शुरू कर दें। दूसरा रास्ता ये है कि हम एपीआई बनी बनाई ले लें और हम फोकस करें उसको इंप्लीमेंट करने पे फ्रंट एंड, यानी पहले हम अपना फ्रंट एंड कंप्लीट करें। जो इसके दो हिस्से हैं, एक हमारा अच्छा हो गया, दूसरा भी हम अच्छा करें ताकि पूरा फ्रंट एंड मुकम्मल हो जाए। फिर हम कहाँ जाएं, बैक एंड पे, फिर हम डेटाबेस से ताकि हमारा जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाए, थोड़ा सा बेहतर हो जाए। बात समझ आई या नहीं आई। अच्छा, अब हमने ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कर लिया, फ्रंट एंड कर लिया, बैक एंड कर लिया, डेटाबेस समझ आ गया ना आपको पूरा कंसेप्ट। अब ये समझो बैकएंड की जो एपीआई है ना ये बनी हुई है और उसकी डॉक्यूमेंटेशन हमें यहाँ पे नजर आ रही है। जैसे गेट ऑल प्रोडक्ट, अगर आप बैकएंड से सारी प्रोडक्ट का डाटा लेना चाहते हैं तो आप गेट ऑल प्रोडक्ट वाला फंक्शन चलाएंगे। अगर आप कोई नई प्रोडक्ट क्रिएट करना चाहते हैं कोई फॉर्म बना के, तो आप कौन सा डाटा चलाएंगे, ऐड न्यू प्रोडक्ट। अगर आप कोई सिंगल प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आप ये वाला फंक्शन चलाएंगे। आप कोई प्रोडक्ट को अपडेट करना चाह रहे हैं, यानी हर काम को करने के लिए आपको बैकएंड की एक एपीआई क्या करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। समझ आ रही है बात। जैसे कोई काम करना है, यूजर क्रिएट करना है, यूजर सारे यूजर गेट करने हैं, कोई नया यूजर बनाना है, कोई यूजर सिंगल यूजर करना है, किसी यूजर को लॉगिन करना है, तो ये सारे काम आपको क्या करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे ताकि आप अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट कर सकें। समझो आप ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहे हो, तो आप ई कॉमर्स एप्लीकेशन में जाएं तो शुरू में हमें क्या नजर आते हैं, सारी प्रोडक्ट्स नजर आते हैं। वो आपको गेट करनी है ना कहीं से प्रोडक्ट, तो उसका एक बैकएंड पे आपको एक एपीआई बनानी पड़ेगी यहाँ पे। अगर आपने कोई नई प्रोडक्ट क्रिएट करनी है तो उसकी एपीआई बनानी पड़ेगी। अगर किसी प्रोडक्ट को डिलीट करना है, अगर आपने ऑर्डर करना है तो ऑर्डर की एपीआई बनानी पड़ेगी। अगर आपने कोई यूजर लॉगिन करना है तो उसकी एपीआई बनानी पड़ेगी। अगर आपने सारे यूजर देखने, हर चीज की एपीआई बनानी पड़ती है।
तो वो सारी एपीआई इसने यहाँ पे बना के हमारे लिए रखी हुई है ताकि हम इसको इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, ये जो एपीआई है रेस्ट एपीआई है नहीं, इसका हमें कैसे पता लगेगा? इसका अंदाजा लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम अगर तो देखिए उसका रिस्पॉन्स जेसन में आ रहा है तो इसका मतलब है वो क्या है, रेस्ट एपीआई है। तो हम अब क्या करेंगे, इस एपीआई को कॉल करेंगे। एपीआई को कॉल करेंगे तो अगर अब उसने सारा सैंपल नीचे दिया हुआ है कि एपीआई एक्चुअली हम कैसे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। उस फ्लो को हम यूज करते हुए अपनी एपीआई को कॉल करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एपीआई कॉल करनी है तो एक जावास्क्रिप्ट में बिल्ट इन फंक्शन होता है फेच का, जो हमने कल यूज किया था। एक तो वो यूज कर सकते हैं। अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है, एक बनी बनाई लाइब्रेरी है उसको हम एक्सियस बोलते हैं। इसके अंदर उसने तरीकाकार डिफाइन किया हुआ है कि आप एक्सियस की एपीआई कैसे कॉल कर सकते हैं। तो इस तरह करके आप उसकी एपीआई कॉल कर सकते हैं। तो अगर हम एक्सियस को, क्योंकि हमने ज़्यादा एक्सियस को यूज़ करना है तो हम कोशिश करेंगे कि एक्सियस को ही इस्तेमाल करें। एक्सियस को इंस्टॉल करना है तो npm इंस्टॉल एक्सियस, यानी एक एपीआई को कॉल करने के लिए एक लाइब्रेरी है जिसको हम एक्सियस बोलते हैं। तो ज़्यादातर हम प्रोडक्शन लेवल पे एक्सियस का इस्तेमाल करते हैं, ये ज़रा इजी है यूज़ करना। तो हम इसी को ही कर लेते हैं ताकि कोड हमारा बेहतर हो जाए। तो npm इंस्टॉल एक्सियस थर्ड पार्टी मॉड्यूल है, उसको इंस्टॉल कर लेंगे। अच्छा, अब एक हम बना लेते हैं पेज नया और उसके अंदर उसको हम प्रोडक्ट्स, या उसका नाम क्या रखें, प्रोडक्ट से रख लेते हैं, प्रोडक्ट पेज, या उसको हम, ठीक है प्रोडक्ट पेज हमने बना लिया अभी के लिए समझने के लिए। वैसे तो हम एक तरह की एप्लीकेशन का एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो ये क्योंकि एप्लीकेशन पहले से बनी हुई है तो हमें इसका सेपरेट बनाना चाहिए, क्योंकि ये पोर्टफोलियो के रिलेटेड कोई ऐप है। तो लेकिन हम तो एक ही तरह की ऐप बनाएंगे, लेकिन लर्निंग के लिए हमने इस तरह किया। इसमें मैंने प्रोडक्ट्स का एक पेज बना लिया, तो प्रोडक्ट्स डॉट जेएस, और इसमें एक रिएक्ट का कंपोनेंट जो है वो क्रिएट कर लिया। अब इसको राउटिंग में ऐड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, राउट में आके कॉपी पेस्ट कर लेंगे। इसका नाम क्या रख देते हैं हम, प्रोडक्ट्स, और इसका वो क्या है, पेज क्या है, प्रोडक्ट्स है। तो अगर हम इसको हिट करते हैं अब यहाँ पे रन करने के बाद npm dev, नहीं, वाइट डेव आ जाएगा तो लोकल होस्ट पे चलेगा। इसका लोकल होस्ट डिफरेंट है 5173। यहाँ पे हमने जाना है किस पे, प्रोडक्ट्स पे। अच्छा, ये हेडर भी उसके अंदर आ रहा है ना, वो उसमें लगा हुआ है इसलिए। तो इसका फिर हाल क्या करना पड़ेगा, हमें कमेंट कर दें फिलहाल। ये आ रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट्स करके हमारे पास आ गया। अच्छा, अब इसकी CSS पता नहीं कहाँ से लोड हो रही है जो इसको तंग कर रही है। स्टाइल दे देते हैं इसको, डबल आएगा ना, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसमें जो है ना वो प्रोडक्ट्स लिस्ट करनी है।
यानी प्रोडक्ट्स का डाटा लोड करना है। अब डाटा हमेशा जब भी हम लेते हैं या डाटा देते हैं, जैसे एप्लीकेशन के अंदर बहुत जगह पे हमें डाटा शो करना होता है और बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स वगैरह होते हैं जो डाटा हमें देना होता है। जितने भी फॉर्म्स वगैरह होते हैं वो डाटा समझो फ्रंट एंड से बैक एंड पे जाना होता है, उसकी एपीआईज होती हैं, उसको हम इंप्लीमेंट करते हैं। और जो भी हमें डाटा स्क्रीन पे शो करना होता है वो कहाँ से आता है? एपीआई से आता है, यानी बैक एंड से आता है। तो अब हमारे पास तो एपीआई पहले से बनी हुई है, तो हम वो डाटा रीड करेंगे। तो वो डाटा रीड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हम अगर तो हमें बाय डिफॉल्ट खुद से डाटा लोड करना है तो हम क्या करते हैं? यूज इफेक्ट चला लेंगे। अदरवाइज अगर हम गेट डाटा करके कोई फंक्शन बनाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसको यूज इफेक्ट में कॉल करेंगे, जो डाटा को फेच करेगा, जिसका नाम रख लेते हैं गेट प्रोडक्ट्स। अच्छा, इसने कोड जो है वो कर दिया है जो कि हमें नहीं चाहिए। ये यूज इफेक्ट का कोड तो हमें करना पड़ना था ना। ये हमारा फंक्शन आ गया, इसमें हमारा यूज इफेक्ट आ गया। यूज इफेक्ट में हमें क्या कर दिया? और डिपेंडेंसी अरे हमने क्या रखी? एम्प्टी रखी। उससे क्या होगा? ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। कब कॉल होगा? जैसे ये कंपोनेंट माउंट होगा। तो ये कितनी दफा होगा कॉल? वन टाइम कॉल हो जाएगा जैसे ही वो कंपोनेंट माउंट होगा। अब इसके अंदर हमने कोड करना है। अब एपीआई कॉल करने के लिए हमने लाइब्रेरी यूज करनी है, कौन सी? एक्सियस। तो अगर थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है तो उसको क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट एक्सियस फ्रॉम एक्सियस। अब एक्सियस के अंदर से मुझे डाटा चाहिए तो मैं क्या करता हूं? अगर जब भी हमें एपीआई कॉल करते हैं, एपीआई कॉल हमेशा हम किस बैकएंड के साथ बात करने के लिए करते हैं ना, और हमारा जो फ्रंट एंड है वो अलग प्लेस पे होता है, बैकएंड जो है वो अलग हो सकता है। हम फ्रंट एंड हमारा चल रहा है इस वक्त, हम कोई वेबसाइट लोड करते हैं तो वो अभी हमारा इस लैब में चल रहा है। बैकएंड हो सकता है वो यूएस में हो, कनाडा में हो, किसी अदर कंट्री में हो। तो अब वो दूर है, तो एक जगह से डाटा लेने के लिए रिक्वेस्ट जो करते हैं वो इंटरनेट के थ्रू जाती है, टाइम लगता है उसको जाने में और उसका रिस्पॉन्स आने में भी टाइम लगता है। अब इसलिए हमें उसको क्या करना पड़ता है? हमें उस फंक्शन को एसिंक फंक्शन बनाना पड़ता है, क्योंकि टाइम लगेगा ना रिक्वेस्ट जाने में, रिस्पॉन्स आने पे, क्योंकि हमें पता नहीं है। देखो हमारा जो फ्रंट एंड है वो जहां पे हम यूज कर रहे होते हैं एप्लीकेशन वहां होता है, लेकिन जो हमारा बैकएंड है वो कहीं भी दूसरे कंट्री में हो सकता है। तो एक जगह से रिक्वेस्ट जाने में, दूसरी जगह रिस्पॉन्स आने में क्या लगता है? टाइम। इसलिए हमें उस फंक्शन को क्या बनाना पड़ता है? एसिंक बनाना पड़ता है। यहाँ पे हम क्या लगाते हैं? एसिंक, एसिंक्रोनस फंक्शन हम बनाते हैं। ये कीवर्ड है, ये ऐसे ही हम लगाते हैं फंक्शन के शुरू होने में। अगर हमें किसी फंक्शन के अंदर वेट करना है, थोड़ा टाइम वेट करना है, तो हम उस फंक्शन को क्या बनाते हैं? एसिंक फंक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पे हम एसिंक लगा दिया। बाकी ये क्या है? एरो फंक्शन है। उस सब को हम एसिंक बनाएंगे। जिस भी फंक्शन में टाइम लग सकता है उसको क्या बनाएंगे? एसिंक बनाएंगे। अच्छा, ये एसिंक एरो फंक्शन में कैसे बनाते हैं? इस एरो से पहले यानी उसकी ब्रैकेट से पहले एसिंक ले। अगर हमने कोई नॉर्मल फंक्शन बनाना है, जैसे ये वाला फंक्शन है, फंक्शन कीवर्ड से, तो फिर उसका एसिंक कैसे बनता है? फंक्शन कीवर्ड से पहले हम यहाँ पे एसिंक लगा देते हैं ऐसे। यानी अगर फंक्शन के कीवर्ड वाला है तो फंक्शन के कीवर्ड से पहले एसिंक आएगा। अगर एरो फंक्शन है तो एरो फंक्शन यहां से शुरू हो रहा है, उससे पहले, यानी फंक्शन के शुरू होने से पहले क्या आ जाएगा? एसिंक आ जाएगा। वो भी क्या करता है? उसमें भी टाइम वेट करते हैं, लेकिन उसमें हम टाइम खुद से देते हैं। लाइक क्योंकि इतना टाइम वेट करो, 2 सेकंड 3 सेकंड, लेकिन एक रिक्वेस्ट जा रही है, हमें नहीं पता वो कितने सेकंड लेगी। इसमें खुद होगा, यानी वो 1 मिनट भी ले रही है ना, जिसने 1 मिनट वेट करना है। हम कहते हैं कि इस रिक्वेस्ट के फुलफिल होने का वेट करो, अब वो जितना मर्जी वेट ले सकती है। सेट टाइम आउट में क्या है? फिक्स टाइम है, उसने 2 सेकंड के बाद चल जाना है, जितना भी फिक्स टाइम देंगे। अगर हम 10 सेकंड दे देंगे तो अगर जवाब 2 सेकंड में आ रहा है तो 8 सेकंड क्या हो जाएंगे? वेस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हमें इसको एसिंक्रोनस बनाना है, ताकि ये खुद से सिंक करके बताए कि कितना टाइम लग रहा है। अब जब भी हमने एपीआई इंप्लीमेंट करनी है, जब भी हमारे फ्रंट एंड ने बैक एंड से बात करनी है,
तो हमेशा वो कोड जो हम लिखेंगे एपीआई इंप्लीमेंटेशन वाला, वो किस में लिखेंगे? ट्राई कैच में। किस में लिखेंगे? मैंने पढ़ाया हुआ है ना आपको ट्राई कैच, बताया हुआ है ना ट्राई कैच का। ट्राई कैच क्या होता है कि अगर हमारा ऐसा कोड जिसमें हमें डाउट हो रहा है कि उसमें एरर आ सकता है, तो उसको हमेशा किस में लिखते हैं? ट्राई कैच में लिखते हैं। कैच में हमें एरर आ जाता है, ट्राई में हम अपना कोड लिखते हैं। तो हमेशा हम क्या करते हैं, ऐसा कोड जिसमें एरर आने के चांसेस हो वो किस में लिखेंगे? ट्राई कैच में। तो कैच में हमें एरर आ जाएगा अगर कोई एरर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समझो हमने एक रिक्वेस्ट की, वो यूआरएल ही गलत लिख दिया, तो अब एरर ही आएगा। हमने रिक्वेस्ट की, इंटरनेट बंद हो गया, तो क्या होगा? एरर आएगा। तो एरर आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं, तो इसलिए हम उसको कोड को किस में लिखते हैं? ट्राई कैच में। प्रॉमिस भी यही चीज है। अच्छा, एसिंक वेट, अब ट्राई कैच लग गया, अब हमने एपीआई कॉल करनी है। तो एपीआई कॉल करने के लिए हम कौन सी यूज करेंगे? लाइब्रेरी एक्सियस, जो हमने ऊपर ही वेट की है। हम उसके रिस्पॉन्स का वेट करेंगे, यानी हम कहेंगे रिस्पॉन्स मुझे यहां दे दो, अवेट करो। अवेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टाइम लगेगा। और हमारी रिक्वेस्ट का नाम क्या है? एक्सियस डॉट गेट उसका फंक्शन है। उसके अंदर हमने यूआरएल पास करना है जिसपे उसने रिक्वेस्ट भेजनी है। हमने कहा ना हमारा फ्रंट एंड किसी दूसरे कंट्री की एपीआई को कॉल करता है, कोई भी सर्वर को कॉल करता है। अब वो सर्वर कहां चल रहा है उसका एड्रेस हम यहां पे देते हैं। तो हमने यहां से डाटा लेना है, उसका यूआरएल आ गया। कहां से डाटा लेना है? गूगल से लेना है, कौन सी वेबसाइट से डाटा लेना है उसका? किसी भी वेबसाइट का डाटा हो सकता है। तो हमने फेक स्टोर से डाटा लेना था, तो फेक स्टोर का यूआरएल आ गया। अब ये यूआरएल हमें कहां से मिलेगा? अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाओ तो यहां पे देखो इसने ये यूआरएल दिया हुआ है ना, तो सेम यूआरएल हमने यहां पे पेस्ट कर दिया। ठीक हो गया। तो एक्सियस डॉट गेट। अब गेट क्या है? जो हमारी एपीआई होती है, रेस्ट एपीआई, उसमें जब अगर हम डाटा लेना चाहें बैकएंड से, तो हमेशा गेट का फंक्शन कॉल करते हैं। अगर डाटा उसको देना चाहें तो पोस्ट का फंक्शन कॉल करते हैं। किसका करते हैं? अगर डाटा अपडेट करना चाहें तो पुट का फंक्शन कॉल करते हैं। अगर डाटा डिलीट करना चाहें तो डिलीट का। इसको बोलते हैं एचटीटीपी रिक्वेस्ट के मेथड्स। क्या बोलते हैं? एपीआई मेथड्स या रिक्वेस्ट मेथड्स। कितने मेथड होते हैं? कौन कौन से? गेट कब यूज करना है? जब बैकएंड से डाटा लेना है। पोस्ट कब करना है? यानी जब एक कॉन्टेक्ट का फॉर्म है उसको फिल करके सबमिट करना है, तो कौन सा फंक्शन यूज करना है? जब डाटा बैकएंड से डिलीट करना है। फिर अब जब अपडेट करना है, पुट। तो हमने चूंकि डाटा गेट करना है, प्रोडक्ट्स को गेट करना है, तो क्या करना है? गेट। तो एक्सियस लाइब्रेरी या डॉट गेट क्या शो कर रही है? हाँ, अगर हम पोस्ट करते तो क्या मतलब होता? अगर हम डिलीट करते तो, अगर हम पुट करते तो अपडेट। तो हमने डाटा क्या करना है? गेट करना है। तो इसलिए एक्सियस डॉट गेट। और इससे पहले हमने क्या कर दिया? अवेट। इसका मतलब क्या है कि तब तक वेट करो जब तक कि ये वाली यूआरएल से रिस्पॉन्स, अब इससे ये एक फंक्शन है, जब ये चलेगा तो रिस्पॉन्स देगा। तो मैंने उसको किस में सेव कर लिया? वेरिएबल में सेव कर लिया। अब वेरिएबल में सेव करके मैंने नीचे क्या लगा दिया? कंसोल लगा दिया। अब जैसे मैं इस वाले पेज पे जाऊंगा तो मुझे यहां पे ये शो होगा या नहीं होगा? अब मैं जैसे ही अपनी पेज पे जाता हूं, मेरा जो है कोड चलता है, तो क्या हुआ? ट्राई चला, ये हुआ, यूज इफेक्ट चला, गेट प्रोडक्ट चल गया। कोई एरर आ रहा है? ज़हरन तो नजर नहीं आ रहा। तो कंसोल देख लेते हैं। समटाइम ये कंसोल यूज इफेक्ट इज नॉट डिफाइन। तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे? रिएक्ट में से इंपोर्ट कर लेंगे। ये आ गया सारा डाटा, यानी जैसे ये हिट हुआ तो ये सारा का सारा डाटा मेरे पास आ गया। अब ये डाटा जेसन में आया तो इसको क्या बोलेंगे? रेस्ट एपीआई। तो इसमें ये वाली कीज है, ये वाली वैल्यूज हैं, ये सारा डाटा जो है एक मेरा शो हो गया। ये क्या हो गया? एक डाटा
शो हो गए। अच्छा, अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, तो उसमें फिर पूरा टाइम लगाना पड़ेगा ना। उसको भी जिस तरह रिएक्ट को सीख रहे हैं, इस तरह एपीआई कैसे बनाते हैं, बैकएंड का कोड कैसे लिखते हैं, उसको भी सीखना पड़ेगा, उसको भी लर्न करना पड़ेगा ना। तो अभी तो हमने कहा कि वो बना बनाया यूज कर रहे हैं, तो अभी हमने बैकएंड सीखा नहीं है। लेकिन जिसने बैकएंड बनाया, बहुत सारे केसेस में हम ऐसा करते हैं, कोई बैकएंड हमें बना बनाया दे देता है, तो उस केस में तो हमारे पास सारा डाटा आ जाता है ना। क्या ख्याल है? ये भी, इसमें भी क्या होता है कि जब हम बैकएंड से डाटा लेते हैं तो टेम्परेरीली सेव करने के लिए फिर हम कुकीज में डाटा सेव करते हैं, तो वो फ्रंट एंड पे डाटा सेव हो रहा होता है। यानी नॉर्मली तो डाटा डेटाबेस में सेव होता है ना, तो वो कहते हैं कि बार बार डेटाबेस से डाटा लेने में रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। तो कुछ डाटा जो बार बार चाहिए, जो बहुत ज्यादा बार बार चाहिए, तो उसको किस में रख दो, कुकी में। तो कुकी फ्रंट एंड पे ही होती है, तो उसको वहीं से डाटा हम रीड कर देते हैं, राइट कर लेते हैं। समझ आ गई बात? तो एक बैकएंड की एपी अगर पहले से बनी बनाई हो, उससे डाटा लेना आपको आ गया या नहीं, ले लेंगे, पक्की बात है। अगर कोई भी एपीआई में बोलूं, तो मैं बोलूं कि इससे डाटा लेना है, तो कैसे लेंगे? एक तो अगर आपने पूछना है कि डाटा रीड करना है, राइट अवे करना है, यूजर उस पेज पे जाए, या किसी बटन पे क्लिक करके करना है। अगर बटन पे क्लिक करने के करना है तो ऑन क्लिक हैंडलर लगा के उसमें हम डाटा फेच करने वाला फंक्शन चला देंगे, फिर वो बटन पे क्लिक होगा तो डाटा फेच होगा। अगर नहीं तो फिर क्या यूज कर लेंगे, अगर आप चाहते हो कि पेज पे आने पे फौरन एपी कॉल हो जाए, तो क्या करेंगे, यूज इफेक्ट यूज कर लेंगे। फिर हमने एक फंक्शन बनाना है, उसको एसिंक बनाना है। एपी कॉल करने के लिए क्या यूज करना है, एक्सियस। अगर डाटा गेट करना है तो डॉट गेट यूआरएल आ जाएगा जहां से डाटा गेट करना है, वेरिएबल में डाटा स्टोर कर लेना है। अब इसको स्क्रीन पे शो करना है तो क्या करें, मैप लगाना पड़ेगा। अब मैप इस वेरिएबल को एक्सेस तो नहीं करेगा, ये तो फंक्शन में बना हुआ है, इसको फिर हमें किस में रखना पड़ेगा, यूज स्टेट में रखना पड़ेगा। तो यहां पे हम एक स्टेट बना लेते हैं, यूज प्रोडक्ट सेट प्रोडक्ट। लोडिंग को अगर मैनेज करना है तो उसकी भी एक स्टेट बन जाएगी। तो यहाँ पे हम यूज इफेक्ट के साथ यूज स्टेट आ जाएगी, और सेट प्रोडक्ट का कहाँ पे चलाएंगे, जहां कंसोल हो रहा है वहां रिस्पॉन्स डॉट डाटा में सेट कर देंगे उसको, ठीक है। और अब इसको लिस्ट बनाना है, तो लिस्ट बनाने के लिए मैं क्या करता हूं कि चैट जीपीटी से ना यूआई लिखवा लेता हूं ताकि जल्दी से काम हो जाए। तो अब इसको मैं ना ये डाटा दूंगा ताकि ये ना अच्छे से उसको डिजाइन कर ले। आप लोगों ने खुद डिजाइन करना है, मैं टाइम बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। ये डाटा आ गया, यूज। अब ये जो एक प्रोडक्ट है, 20 प्रोडक्ट है, हर एक के लिए एक सेम यूआई चलनी है, तो अब इसका हमें क्या बनाना चाहिए, कंपोनेंट बनाना चाहिए। तो अब ये कंपोनेंट डिजाइन कर रहा है, ये CSS भी लिख रहा है। तो इतना ये कंपोनेंट डिजाइन कर रहा है, तो हम इसका कंपोनेंट कहाँ पे बनाएंगे फिर, कंपोनेंट इसका नाम क्या रखें, प्रोडक्ट आइटम, क्योंकि एक आइटम है ना, और उसमें आ जाएगा फिर हमारा उसमें मैंने ये सारा कोड पेस्ट कर दिया जो उसने डिजाइन किया है, ठीक है। प्रोडक्ट इसको पीछे से चाहिए, बाकी उसने सारा कोड जो है वो मैंने कर दिया। अब प्रोडक्ट कार्ड भी बोल सकते थे वैसे इसको, उसने प्रोडक्ट कार्ड बोला है, हम प्रोडक्ट आइटम बोल रहे हैं तो वही चला देते हैं, प्रोडक्ट आइटम डॉट CSS। अब ये जो CSS कर रहा है इसको मैं कॉपी कर दूंगा।
उसने सारी CSS लिख दी है, मैंने कॉपी कर दी है और ये यहाँ पे इसका नाम चेंज करना पड़ेगा, प्रोडक्ट आइटम डॉट CSS जा रहा है इधर, ठीक है। अब ये कंपोनेंट बन गया, इस कंपोनेंट को हम कहाँ चलाएंगे, प्रोडक्ट पेज में। तो यहाँ पे प्रोडक्ट पेज आ रहा है, तो प्रोडक्ट को हम रख देते हैं एक हेडिंग में और यहाँ पे हम मैप लगा देते हैं, प्रोडक्ट्स डॉट मैप ये हमने कंपोनेंट पहले से बनाया हुआ है तो इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न कर देंगे अपना बना हुआ कंपोनेंट, क्या नाम था उसका, प्रोडक्ट आइटम, और उसमें प्रोडक्ट हमने पास कर दिया। ठीक हो गया, पूरे का पूरा जो प्रोडक्ट का जो भी पूरा ऑब्जेक्ट है वो हमने इधर पास कर दिया और की में प्रोडक्ट की आईडी सेट कर दी है, ठीक है। अब ये लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स हमें कहाँ से मिलेंगी, यहाँ से। जैसे डाटा मिलेगा मैप चलेगा, हर एक दफ़ा प्रोडक्ट चलने में प्रोडक्ट आइटम के ऊपर प्रोडक्ट के अंदर पूरी प्रोडक्ट का डाटा चला जाएगा। जब हम इस कंपोनेंट में जाएंगे, यहाँ पे हमें इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। अब जैसे हम इसमें जाएंगे प्रोडक्ट आइटम के अंदर, तो वहाँ पे हम प्रोडक्ट को ले रहे हैं डॉट इमेज डॉट टाइटल, जो भी कीज थी वो हमने इसमें सेट कर दी है। तो अब देखते हैं कैसा नज़र आ रहा है हमें। एक्चुअली ज़बरदस्त डिज़ाइन कर दिया ना उसने, इसको पूरी प्रोडक्ट्स हमारे पास लिस्ट हो गई हैं। अब हम इसको साइड बाय साइड देखना चाहते हैं तो क्या करें, मैंने पढ़ाया हुआ है ना, इस पे हम लगा देते हैं एक अदद डिस्प्ले फ्लेक्स कर दें। ज़बरदस्त हो गया, छोटा करेंगे तो शायद और भी एडजस्ट होगा ये। ज़बरदस्त बन गई ना ये सारी। अब हम रिफ्रेश करेंगे तो प्रोडक्ट्स लोड हो जाएंगे। अच्छा, अब हम चाहते हैं यार ये 20 प्रोडक्ट हैं लेकिन शुरू में 5-7 शो हों, फिर जैसे ही हम लोड मोर करें तो बाकी की लोड हों, तो उसके लिए थोड़ी सी लॉजिक बनानी पड़ेगी ना। हमें क्या करना पड़ेगा, स्लाइस करेंगे, लेकिन शुरू में जो स्लाइस करेंगे बाद में, हाँ, फिर उसमें क्या क्या मैनेज करेंगे। फिर हर दफ़ा क्लिक होने पे थोड़ी लॉजिक हमें बनानी पड़ेगी। हर दफ़ा क्लिक करने में 5+ कर देंगे उसमें, और जितना होगा उतना हम एक्चुअली स्लाइस किया करेंगे ऑलवेज, ना कि हम टोटल स्लाइस करें। जो भी काउंट चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम स्लाइस कर लें। 5 ऐड कर लें, 2 कर लें, 2 कर लें। तो हम यहाँ पे एक स्टेट बना लेते हैं, कांस्टेंट, उसको क्या बोल दें फिर, लोड मोर, लोड मोर काउंट बोल देना उसको। अच्छा, शुरू में उसकी वैल्यू 5 रख दी लोड मोर काउंट की। तो हम यहाँ पे मैप लगाते हुए इससे पहले हम लगा देते हैं इसको स्लाइस। स्लाइस में क्या करना पड़ता है, 0 से शुरू करना है और लोड मोर काउंट डाल देते हैं, ठीक है। अब वो क्या करेगा, सिर्फ 5 शो करेगा। अब यहाँ पे हमें बटन बनाना चाहिए जो क्या करे, लोड मोर काउंट में क्या कर दे, 5 का इजाफा कर दे। तो यहाँ पे जहाँ पे इसकी डिव खत्म हो जाती है, यहाँ पे हम एक
बटन बना देते हैं जिसमें हमने लॉजिक, अच्छा लोड मोर काउंट का बटन बना दिया हमने, और लोड सेट मोर लोड काउंट के अंदर लोड काउंट प्लस 5 कर दिया। ये पता नहीं क्यों कर रहा था। सेट टाइम आउट का डिले क्यों डाल रहा है वैसे? डिले पता नहीं क्यों डाल रहा है, ये सारा पंगा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं इसको। अच्छा जी, हमने क्या किया, ऑन क्लिक लगा दिया बटन पे। ऑन क्लिक पे क्योंकि हमने लोड मोर काउंट में +5 करना था, तो सेट लोड मोर काउंट +5, और उसके बाद उसने स्टाइल अप्लाई किया और एंड पे क्या लगाया, लोड मोर। अब इसको जाते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इस पे क्लिक करते हैं तो और लोड, उस पे क्लिक करते हैं तो मजीद और आ रहा है। सही हो गया? यानी अगर हम एक दो से या एक करके देते हैं ना, फिर तुम्हें आपको ज़्यादा समझ आएगी। एक ही सिर्फ प्रोडक्ट शो करेंगे हम, और एक का हम मजीद इजाफा करेंगे। अब कितनी शो हो रही हैं? अब फिर इसका मतलब फंक्शनैलिटी हमारी सही चल रही है। तो इस तरह से हम लोड मोर की फंक्शनैलिटी बना सकते हैं। अच्छा, ये हमने बनाई है फ्रंट एंड से जुगाड़ लगा के। असल तरीका क्या होता है, हम बैक एंड से ही लेते हैं ये पहले सिर्फ, अभी हम 20 इकट्ठी ले रहे हैं, तो 20 इकट्ठी लेने पे नुकसान क्या है, अगर आप यहाँ पे रिस्पॉन्स देखो इसका कंसोल के अंदर रिस्पॉन्स, तो 20 इकट्ठी आ रही है, तो 20 में कितना सारा डाटा आ रहा है। अब यूजर अगर सिर्फ 5 देख रहा है, अगर आपने देखा होगा फेसबुक पे जब जैसे जैसे स्क्रॉल के नीचे हम जाते हैं तो क्या होता है, जैसे बॉटम पे पहुंचते हैं तो फिर लोड हो जाती है, लोड मोर चलता है। उन्होंने भी बटन नहीं बनाया, तो उन्होंने फिर क्या किया हुआ है, जैसे स्क्रॉल एंड पे जाता है तो ये स्क्रॉल एंड का हमें इवेंट मिल जाता है ब्राउजर में, उसके अंदर उन्होंने अपना फंक्शन कॉल कर दिया है जो डाटा को लोड करता है। लेकिन वो करते क्या है कि वो हर दफा स्क्रॉल होने पे उतनी अगली न्यू लेके आते हैं। हम क्या कर रहे हैं, इंटरनेट से एक ही दफा सारी लेके आ रहे हैं, तो सारी लेके आने में टाइम लगता है ज्यादा, तो हो सकता है यूजर सारी देखे ना देखे, तो वो क्या करते हैं 10-15 पहले ले आते हैं, फिर जब यूजर थोड़ा सा एंड पे जाता है फिर 10-15 अगली ले आते हैं, फिर जब नीचे जाता है फिर 10-15 अगली ले आते हैं। तो उससे क्या होता है कि डाटा एक ही दम नहीं आता, लोड नहीं पड़ता एप्लीकेशन के अंदर। तो नॉर्मली ये लोड मोर वाली फंक्शनलिटी हम बैकएंड के साथ मिला के करते हैं, लेकिन आप लोगों को कंसेप्ट देने के लिए कि कुछ ऐसा काम हम कर सकते हैं, उसकी मैंने लॉजिक लगा दी है। अब अगर आप देखो तो सारा यहाँ पे हमने जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया है, ये स्लाइस वगैरह, तो जो फंक्शंस हमने पहले पढ़े हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको यूज कर करके हम पूरी एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे फ्यूचर में। ऑल सेट, ये हो गया। अब आपने कोई प्रोडक्ट ऐड करनी है, डिलीट करनी है एपीआई में, तो उसका भी आपको समझ आ जाएगी, आ जानी चाहिए लॉजिक कि हम एक्चुअली कैसे उसको ऐड करेंगे, कैसे डिलीट, हमें एपीआई कॉल भी करनी है, सबके अलग-अलग हमें फंक्शन है। जिस तरह हमने ये गेट प्रोडक्ट का फंक्शन बनाया है, ऐसे ऐड प्रोडक्ट का बनाएंगे, ऐसे डिलीट प्रोडक्ट का बनाएंगे, वो फंक्शन फिर बटन पे क्लिक होने पे हम कॉल करेंगे, और पूरे एंड पॉइंट वगैरह हम डिफाइन करेंगे उसमें। ऑल ओके। अब हम एक और एप्लीकेशन बनाएंगे सेम कंसेप्ट एपीआई यूज करते हुए, लेकिन एपीआई हम थोड़ा सा उसको इंटरेस्टिंग, अभी तो हमने प्रोडक्ट्स लोड किए हैं ना, फैच किए हैं, अभी मैं उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना चाहता हूँ कि हम हमारी गिटहब पे एक प्रोफाइल होती है, ऐसे ही है ना, गिटहब की प्रोफाइल होती है ना, अगर यहाँ पे हम देखें तो गिटहब की एक गिटहब की ये हमारी एक प्रोफाइल है, इसके अंदर मेरे पास जो है वो सारी रिपोजिटरीज वगैरह चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हम एक ऐसी एप्लीकेशन बनाएं जिसमें हम यूज़र अपना कोई भी गिटहब का यूज़र नेम डाले तो उसका डाटा उसको शो होने लग जाए वहाँ पे। तो इसकी एक एपीआई है गिटहब की, उसका नाम है एपीआई का api.github.com/users। ये देखो,
ये हमें जो है ना कुछ यूज़र जो है वो दिखा रहा है। अब इसमें से अगर api.github.com फॉरवर्ड से यूजर्स करें तो ये रिस्पॉन्स हमें जेसन में देता है। अब इसमें अगर मैं कोई भी यूज़र नेम पास करता हूँ ना यहाँ पे, तो उस यूज़र नेम का ये डाटा शो करने लग जाता है। तो हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें हम जो ये नेम सर्च कर रहे हैं, हम जो एपीआई को नेम जाना है वो हम यूज़र से ऊपर इनपुट से सर्च कराएंगे। जैसे यूज़र सर्च पे क्लिक करेगा फिर हम एपीआई कॉल करके उसका डाटा उसको शो करेंगे। अब यूज़र से डाटा गेट करना है तो ये इसका एपीआई नेम है, तो इसका भी हमें एक अलग पेज बना लेते हैं। पेजेस में उसका नाम हम रख लेते हैं गिटहब, ताकि आपको और थोड़ा सा कंसेप्ट जो है वो बन जाए। तो उसका नाम रख लेते हैं हम गिटहब, तो github.js नाम, थोड़ा नाम ऐसे अजीब है, github.js, गिटहब यूजर लिस्टिंग या कुछ भी अदर हम नाम रख सकते हैं। अभी के लिए टाइम बचाने के लिए मैं वही कर जा रहा हूँ। अच्छा, अब इसका जो है ये बन गया। अब इसको हमने कहाँ पे कॉल करना है, राउटिंग में। उसका एक हम अलग राउट बना देते हैं। यहाँ पे हम गिटहब बना दिया और पेज कॉल कर दिया। इसलिए नहीं आ रहा है, उसका नाम देखो हमने स्मार रखा हुआ है। अगर हम प्रॉपर नेमिंग नहीं करते ना तो फिर इस तरह के इश्यूज आते हैं, वो सर्चिंग में नहीं आता और वो सारी चीज़ें। ठीक हो गया। इसमें हम जाते हैं अगर कंपोनेंट में, तो यहाँ हमने गिटहब जो है वो डिस्प्ले किया हुआ है। तो ये आ रहा है लेकिन नहीं उसका वो हो रहा है। तो इसको हम जो है ना प्रॉपर थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी एप्लीकेशन जो है वो, ये हमारी टेस्टिंग 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 आवाज़ आ रही। टेस्टिंग। अच्छा, ये हमारी जो है ना वो एप्लीकेशन बन गई, गिटहब यूजर सर्च है। अच्छा, अब हमने इसमें करना क्या है, इसमें एक तो इनपुट लगानी है जिधर यूजर नेम सर्च करेगा, और जो नाम वो डाले सर्च पे क्लिक करे तो फिर हम उसको उसका डाटा डिस्प्ले करेंगे। तो ऐसा करने के लिए हमें सबसे पहले क्या बनानी पड़ेगी, इनपुट बनानी पड़ेगी ना। तो इनपुट बनाने के लिए हम लगाएंगे यहाँ पे इनपुट, और उसकी टाइप टैग से क्या कहेंगे, प्लेस होल्डर में सर्च यूआई थोड़ी सी आ जाएगी, सर्च ए यूजर, और उसका हम अभी लॉजिक बना लेंगे। उसके नीचे हम एक बटन बनाएंगे सर्च का, और थोड़ी और यूआई हमने डिजाइन करनी है। वैल्यू तो लगानी है अभी के लिए, हार्ड पहले डिजाइन करते होते हैं ना, समझो अपने फिग्मा से देख कर डिजाइन किया है। अभी हमने हमारे पास ऐसा कुछ डिजाइन नजर आ रहा है, जो कि एरर आ रहा है अभी के लिए। कहाँ पे एरर है, शायद ये वाली डिव क्लोज नहीं हुई। ऐसा कुछ डिजाइन हमारे पास नजर आ रहा है। सर्च को थोड़ा सा मार्जिन दे देना चाहिए बटन को टॉप से। मार्जिन टॉप से देना है, कितना दे दें, 20 पिक्सल। ठीक है, और इधर जो डिटेल हम डिस्प्ले, अभी हमने हार्ड कोड किया हुआ, ये यूआई तो आप बना लेंगे ना, इसमें तो मैंने कुछ नहीं किया, यूआई बनाई है बस। अब इनपुट से वैल्यू चेंज हो तो उसको हमें किस में रखना पड़ेगा,
इनपुट में कोई वैल्यू लिखी है, उससे मैंने वैल्यू लेनी आपको सिखाई हुई है, कैसे लेते हैं? ऑन चेंज से। उसकी वैल्यू लेके कहाँ पे रखेंगे? इनपुट से जो वैल्यू ले रहे हैं, जब यूजर चेंज कर रहा होगा तो उसको कहाँ रखना पड़ेगा? स्टेट बनानी पड़ेगी। तो हम एक स्टेट बना लेते हैं फिर ऊपर। उसका नाम रख लेते हैं सर्च, सेट सर्च, ठीक है, जो यूजर ने सर्च किया है। तो अब उसको ये यूज स्टेट हम यहां से इंपोर्ट कर लेते हैं। और सेट सर्च का फंक्शन कब चलाएंगे? इनपुट में जब चेंज आएगा, और उसमें एरो फंक्शन बनाना पड़ेगा क्योंकि हमने उसको कॉल करना है, और उसमें इवन डॉट टारगेट डॉट वैल्यू देंगे, ठीक है, और ये हमें इवन यहाँ मिल जाएगा। अच्छा, अब बटन पे क्लिक होने पे हमें एपीआई कॉल करनी है जो डाटा ला के देगी। तो बटन पे क्या लगाएं? यहाँ पे ऑन क्लिक लगा लें। ऑन क्लिक हैंडलर, ये फंक्शन बन गया। अब चूंकि हमने इसको कोई भी प्रॉप पास नहीं करनी थी, इसलिए एरो फंक्शन नहीं बनाया। तो यहाँ पे आ जाएगा कांस्टेंट ऑन क्लिक हैंडलर। अगर तो एम्प्टी है तो हम बोलेंगे प्लीज इंटर अ सर्च, अगर नहीं है तो हमने दिखा दिया कि आप ये सर्च करना चाह रहे हो, प्लीज इंटर अ सर्च। और अगर आप कुछ लिखते हो तो हम कह रहे हैं कि आप सर्च करना चाह रहे हो। इनपुट में जो लिख रहे हैं उसका कलर जो है थोड़ा सेट करने वाला है। ठीक है, उसको हमने सर्च करके कर दिया है मैनेज। अब सर्च फॉर, इसके लिए सर्च होने लगी है ऐसी। तो यहाँ तक जब कोड हमारा चल जाएगा वो हमें बता देगा कि ये सर्च होने के लिए वर्ड मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे हमने इस अलर्ट की जगह पे एपी कॉल करनी है, या हम लेदर फंक्शन बना लें, उसका नाम रख लें मे बी कांस्टेंट सर्च फेच गिटहब यूजर। फंक्शन कौन सा बनेगा? एसिंक, क्योंकि एपीआई कॉल करनी है। और उसके अंदर क्या लगाएंगे? पहले हम ट्राई कैच, क्योंकि एरर आने के चांसेस हैं, एरर आता है तो उसको इधर डिस्प्ले कर लेंगे। और फिर एक्सियस को पहले इंपोर्ट करेंगे क्योंकि हमने एपीआई कॉल करने के लिए क्या यूज करना है? एक्सियस। और हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? कांस्टेंट रिस्पॉन्स। यहाँ पे देखो उसने क्या किया है। अब हमें किसी भी स्ट्रिंग के अंदर कोई चीज कंकैट करनी पड़ती है तो हम क्या लगाते हैं? ये टेम्पलेट का साइन यूज करते हैं ना। तो एक्सिस, क्योंकि गेट की रिक्वेस्ट करनी है, डाटा गेट करना है, ये सारा यूआरएल फिक्स रहेगा। लेकिन जहां पे हम अगर हमारी एपीआई देखें तो वो कैसे थी कि सारा यूआरएल ये फिक्स है, लेकिन एंड पे क्या आता है? यूजर का नाम। तो हमारे पास अगर हम यहाँ पे ये फिक्स कर देंगे हार्ड कोड, तो हमेशा किस यूजर का नाम आएगा जो हम फिक्स करेंगे। जैसे हमने ये फिक्स कर दिया, हमेशा जब भी हम ये वाला फंक्शन कॉल करेंगे तो हमेशा डाटा किसका आएगा? इसी यूजर का आएगा। तो अब अगर हम रिस्पॉन्स देखते हैं यहाँ पे, और इस फंक्शन को हम कहां पे कॉल करेंगे? ऑन क्लिक हैंडलर के अलर्ट की जगह पे, ऐसे ही है। तो ये कॉल हो जाएगा। तो अगर मैं इसको कॉल करता हूं अभी और कंसोल देखता हूं, वो कह रहा है एंटर करो। मैंने कुछ डाटा का आगे एंटर किया, मैंने डाटा कुछ डाला है, लेकिन रिस्पॉन्स किसका आया है? डब्ल्यूपी सर्वर का। अगर हम कुछ भी डाटा डालेंगे, जैसे अली डाटा डालते हैं, लेकिन रिस्पॉन्स हमेशा सेम आएगा। क्यों? क्योंकि हमने यूआरएल क्या कर दी है। तो ये जो यूजर नेम है ना, इसको हमें डायनामिक बनाना है। और ये डायनामिक कौन सा होगा? जो यूजर ने ऊपर इनपुट की है। अब जो इनपुट की वैल्यू है वो किसमें पड़ी है? इस सर्च में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? रेदर इसको हम इनपुट करें $साइन सर्च, जो यूजर ने सर्च किया वो यहाँ पे आ जाएगा। इसका फायदा क्या होगा कि मैंने अगर ए सर्च किया है
तो ये एस का डाटा लेके आएगा। मैंने ए सर्च किया तो ए का डाटा लेके आएगा। मैंने डेव नवीज सर्वर सर्च किया है तो ये उसका डाटा लेके आएगा। ए किया तो ए का डाटा लेके आ रहा है। समझ आई बात? यानी किसी का गिटहब नेम ए भी तो हो सकता है, तो उसका डाटा लेके आ रहा है। तो जो नाम सर्च कर रहे हैं उसका डाटा। अब जो डाटा आएगा, अब ये यहाँ पे है, तो इसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले क्या करना पड़ेगा? स्टेट में रखना पड़ेगा। कैसे रखें? एक न्यू स्टेट बनानी पड़ेगी यूजर के नाम से, और वो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेट यूजर का नाम से सेट कर देंगे और सर्च भी क्लोज कर देंगे, एम्प्टी कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमें यूजर डिटेल में शो करना है, नेम की जगह पे नेम, तो डाटा में नेम आ रहा होगा, तो यूजर डॉट नेम हम शो कर देंगे। हमें क्या पता यूजर डॉट नेम, तो हम यहाँ पे देखेंगे एक्चुअली जब मैंने ए किया ना, तो यहाँ पे देखो कि नेम किस में आ रहा है, यूजर डॉट नेम, यहाँ पे नेम शो हो गया। अब और क्या शो करना है? बायो, तो बायो किस में आ रही है? बायो में। लेकिन इसकी नल आ रही है तो क्या शो होगा? कुछ भी नहीं शो होगा, लेकिन बायो हमें यहाँ पे लगानी है, यूजर डॉट बायो। वो कह रहा है सर्च करने के लिए कुछ करो। अब W नाम से कोई भी यूजर एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए वो उसने एरर थ्रो कर दी है, रिक्वेस्ट फेल्ड, रिक्वेस्ट फेल कर दी है, स्टेटस कोड 400, क्योंकि ये यूआरएल फाउंड वो कैच में आ गया ना, क्योंकि हमने अगर ट्राई कैच में लगाते पूरी एप्लीकेशन क्रैश कर जाती। वो यूजर को दिखा देंगे ना कि ये एरर आ गया है, वो कह रहा है कि वो यूजर एग्जिस्ट नहीं करता। अब मैंने एबीसी किया है तो उसका नाम वो आ रहा है, उसकी बायो भी आ रही है। देखो इसमें बायो आ रही है ना आंसर ये, और वो यही यहाँ पे शो हो रही है। आगे क्या शो करना है? फॉलोअर फॉलोइंग पब्लिक रेपोज, फॉलोअर्स आ रहे हैं फॉलोअर्स में, फॉलोइंग आ रहे हैं फॉलोइंग में, पब्लिक रेपो आ रही है, पब्लिक रेपोज इसमें आ रही है, और लोकेशन आ रही है, लोकेशन में लोकेशन आ रही है। ये जो जो कीज हमें आ रही है ये सारी शो करनी है। इमेज भी शो कर सकते हैं, यहाँ पे हमें वेटर आ रहा है, ये वेटर यूआरएल, तो हम इसको भी शो कर देते हैं शुरू में, img यूजर डॉट वेटर आ जाएगा, और उसके अंदर उसका सारा डिजाइन आ रहा है। क्योंकि इमेज आ रही थी यूआरएल, वो हमने क्या कर दिया, इमेज के अंदर सोर्स के अंदर वो यूआरएल डाल दिया। अब हमने ये फॉलोअर हार्ड कोडेड है, इसको डायनामिक करना है, तो क्या करेंगे? यूजर डॉट फॉलोअर्स की थी, इसको करना है फॉलोइंग को, यूजर डॉट फॉलोइंग। रैपर्स थी, उसकी क्या की थी? यूजर डॉट पब्लिक रैपर, ठीक है। फिर आगे लोकेशन में लोकेशन आ रहे थे, और कंपनी में कंपनी का मुझे पता नहीं है आती है या नहीं, शायद इसका नाम ना हो, कंपनी इसकी वैसे नल आ रही है, इसकी कंपनी आ रही है, इसकी पिक्चर भी आ रही है, इसका नाम बायो सारी चीज़ें, ये सारा डाटा। अगर आप सेम यहाँ से भी जाते हो ना, अरे सेम यूआरएल जो आपने हिट किया है उस पर भी जाते हो तो मैं यही डाटा आएगा, तो हमने इसको स्क्रीन पे ऐसे प्रॉपर डिस्प्ले कर दिया। अब कोई डाटा सर्च होगा
अबू बकर करने लगा था मैसेज, लेकिन उसमें इतना डाटा नहीं है। उमर किसी के इतने शॉर्ट नेम भी हो सकते हैं। कुछ भी सर्च करें तो वो आएगा, वो हरेरा। ऑल सेट। लॉजिक समझ आएगी कि एपीआई की मदद से डाटा लोड करके हम स्क्रीन पे कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। आज का हमारा यही मेन जो है वो टॉपिक था। अब आपने करना क्या है, जिस तरह मैंने गिटहब की एप्लीकेशन बना के दी है, इस तरह मैंने जो है वो उसकी एपीआई बना के दी है। ई कॉमर्स वाली, प्रोडक्ट्स वाली एक इसी तरह की एपीआई है जो पहले से बनी हुई है, जिसको जेसन प्लेस होल्डर बोलते हैं। उसमें पोस्ट की एपीआई बनी हुई है जो कि हमने कल लगाई भी थी। आपने प्रॉपर उसको यूज शो करके ये देखो उसका डाटा आता है। इसमें एक फीचर होगा, इसमें आपने प्रॉपर फिल्टरिंग करनी है। जैसे आप कोई डिलीट कर सकते हो, कोई रिस्पॉन्स अपडेट भी कर सकते हो। जैसे आपने सिर्फ एक वो प्रोडक्ट्स लेके आने जिनका यूजर 1 है, इस तरह के कुछ, और एक पर्टिकुलर पोस्ट के कमेंट्स लेके आने हैं, उसकी एपीआई है यहाँ पे पोस्ट 1 के कमेंट्स। तो ये आपने एक प्रॉपर फेसबुक टाइप एपीआई इस वीक में प्रॉपर एक फेसबुक टाइप एप्लीकेशन बनानी है जिसमें सारी पोस्ट होंगी। जिस पोस्ट के कमेंट्स पे मैं क्लिक करूँ उसके कमेंट्स भी शो हों। वो कैसे होंगे, जैसे पोस्ट नंबर 1 है तो ये यूआरएल बन रहा है पोस्ट नंबर 1 / कमेंट्स। तो पोस्ट नंबर 1 के कमेंट, अगर पोस्ट नंबर 2 के कमेंट्स देखने हैं तो यहाँ पे पोस्ट का नंबर आप 2 डाल दोगे। पोस्ट नंबर 3 के कमेंट्स देखने हैं तो पोस्ट नंबर 3 के कमेंट्स आ जाएंगे। सही है। तो सारी पोस्ट शो करनी है, फिर एक पोस्ट के कमेंट पे क्लिक करूँ तो उसके कमेंट्स भी शो करने, कर लेंगे ना। ये आपकी असाइनमेंट है इस वीक की जो आपने सबमिट करनी है कि आपने फेसबुक की तरह की यूआई बनानी है जिसमें पोस्ट सारी शो हो। किसी पोस्ट के कमेंट पे क्लिक करूं तो उसके ही सिर्फ कमेंट शो हो। तो पोस्ट सारी गेट कैसे करनी है, ये यूआरएल है, इसमें / पोस्ट करें तो ये सारी पोस्ट आ गई हैं, ये सारी पोस्ट आ गई हैं। ठीक है। अब एक पोस्ट का पहली पोस्ट के कमेंट देखने हैं तो पोस्ट नंबर 1 अगर लेके आनी है तो यहाँ पे पोस्ट 1 लिखेंगे तो सिर्फ वो पोस्ट आ गई। अब उसके अगर कमेंट लेके आने हैं तो /post /1 / कमेंट्स। तो ये पहली पोस्ट के क्या हो गए, कमेंट आ गए। तो आप किसी भी पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके कमेंट आपको मिल जाने चाहिए ना। तो जिस पोस्ट पे क्लिक करें उसके कमेंट आपने शो करने हैं। ये आपका मेन टास्क है, सारी पोस्ट शो करनी है। यूआई जो है फेसबुक जैसी होगी। जिस पोस्ट के कमेंट पे मैं क्लिक करूंगा तो उसके कमेंट भी शो करने। कर लेंगे इतना काम। ये आपने असाइनमेंट जो नहीं करके आएगा उसके साथ 2 हाथ करेंगे।